हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण वर्मा आप सभी का एग्ज़ाम ट्यूटर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में, ग्रहों के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। दोस्तों, हमने ग्रह में पढ़ लिए हैं जो हमारे सौरमंडल का अभिन्न अंग है, जो हमारे सूर्य के सदस्य है। तो दोस्तों, हमने क्या पढ़ लिया? बुध, शुक्र पढ़ लिया। दोस्तों, हम डिस्कस करेंगे पृथ्वी के बारे में, जो जीवित ग्रह कहा जाता है, जिसमें जीवन है। ठीक है दोस्तों, हम बात करेंगे अब पृथ्वी की, मतलब अर्थ की। ठीक है दोस्तों, तो हम बात करते हैं अर्थ की। तो जो अर्थ है, पृथ्वी है, वो सूर्य से कैसा ग्रह है? अगर हम यहाँ सूर्य की बात करें, ये हमारा क्या है दोस्तों? सूर्य है। तो अगर मैं क्रम में बात करूं तो पृथ्वी कौन सा नंबर का ग्रह है सूर्य से बढ़ते क्रम में? पहला दोस्तों क्या हो जाएगा? बुध, दूसरा शुक्र और तीसरा हमारा पृथ्वी। पृथ्वी तीसरा ग्रह हमारा बढ़ते क्रम में पृथ्वी है। और अगर मैं आकार की बात करूं तो आकार में पृथ्वी कौन सा है? पांचवा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? पृथ्वी। आकार में पांचवा सबसे बड़ा ग्रह पृथ्वी है। दोस्तों, हम बात करते हैं पृथ्वी में। तो दोस्तों, पृथ्वी में हम क्या देखते हैं? पृथ्वी में जीवन संभव है। यहाँ पे पेड़ पौधे, वनस्पतियाँ, जीव जंतु, मनुष्य सभी यहाँ पे विचरण करते हैं, सभी यहाँ पे रहते हैं। और दोस्तों, पृथ्वी के 71% भाग में, कितने परसेंट भाग में दोस्तों? 70.8%, लगभग हम कह सकते हैं 71% में दोस्तों क्या है? जल, मतलब समुद्र। समुद्र है दोस्तों। अब मैं बात करता हूँ, अगर मैं पृथ्वी को बनाऊं, अगर मैं पृथ्वी को बनाऊं, जैसे पृथ्वी हमारी कैसी होती है दोस्तों? ए अंडाकार होती है पृथ्वी। ठीक है, ये हमारी पृथ्वी जैसे इस प्रकार की बनी है। तो दोस्तों, पृथ्वी में दो ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। इस प्रकार से हमारी पृथ्वी होती है। दोस्तों, पृथ्वी को हमने अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे कि कितने इसमें महाद्वीप है, कितने महासागर है। हम इसको, तो इसमें जो है, इस पृथ्वी में 70% भाग में जल है, जो महासागरों के रूप में, सागरों के रूप में, झील के रूप में विद्यमान है। और 71% भाग में जल है। और बाकी जो स्थल बचा है, बाकी जो स्थान बचा हुआ है, उसमें पठार, मैदान, पर्वत आदि चीज़ें हैं, विद्यमान है 29% भाग में। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बात करते हैं कि जो हमारी पृथ्वी है, सौरमंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पे हमारा जीवन संभव है। जीवन संभव क्यों है? क्योंकि यह वायुमंडल है और यहाँ प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध है, इसलिए पृथ्वी पे जीवन संभव है। ठीक है दोस्तों, पृथ्वी का एकमात्र, इसका एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? प्राकृतिक उपग्रह वो है चंद्रमा। पृथ्वी के बहुत सारे कृत्रिम उपग्रह भी हैं जो मानव निर्मित हैं, मगर चंद्रमा जो है प्राकृतिक उपग्रह है, ये प्रकृति की देन है। ठीक है, और जो चंद्रमा है वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। और जो हमारे कृत्रिम उपग्रह है, जैसे हमारे इंडिया ने बनाया है अलग अलग टाइप के, आर्यभट्ट, ठीक है, रोहिणी, इस टाइप के जो बने हैं, वो कृत्रिम ग्रह में आते हैं, उपग्रह में आते हैं। दोस्तों, हम बात करें तो जो पृथ्वी होती है वो अपने अक्ष पर कितना झुकी होती है? पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना झुकी? दोस्तों, मैं अक्ष बनाऊं, ये मेरा अक्ष बना मान लो। ठीक है, अगर मैं इसको बनाऊं ऐसे, इस टाइप से पृथ्वी बनेगी, अंडाकार थोड़ा सा रहेगा इस प्रकार से। तो दोस्तों, ये अक्ष बनेगा। तो इस अक्ष पे कितना झुकी है पृथ्वी? ये इस टाइप से बना है, तो पृथ्वी यहाँ कितना झुकी दोस्तों? 23 डिग्री, 23.5 डिग्री। ठीक है दोस्तों, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना झुकी है? 23.5 डिग्री झुकी है। ये जो लाइन है, इसको क्या बोलेंगे हम? ध्रुवीय रेखा। और ये इस टाइप की जो लाइन होगी यहाँ पे,
बी सेंटर में, ये कौन सी होगी, विषुवत या भूमध्य रेखा। ठीक है दोस्तों, अब हम इसके बारे में बात करेंगे। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी है, 23.5 डिग्री झुकी है। और आगे हम बात करते हैं, आगे हम देखते हैं दोस्तों क्या है कि पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर, पृथ्वी जो झुकी हुई है अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री पे, तो वो पश्चिम से पूर्व की ओर किस गति से घूमती है, किस गति से घूमती है। मैंने बताया था दोस्तों अपने अक्ष पर घूमना क्या होता है। जैसे ये अपने अक्ष पर मतलब ये यूं रोटेट होगी, ऐसे ऐसे आगे बढ़ते जाएगी अपने अक्ष पे भी, और उसकी धुरी पे भी ऐसे आगे आगे घूमते जाएगी। तो इसकी जो रोटेशन की जो स्पीड है वो कितनी है, 1610 किलोमीटर प्रति आवर। कितना है दोस्तों, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री पे घूमती है, पश्चिम से पूर्व की ओर, वेस्ट से ईस्ट घूमती है 1610 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पृथ्वी रोटेट करती है। और पृथ्वी की जो बोले हम रोटेशन की बात करते हैं कि अपने अक्ष पर वो कितने टाइम में घूम जाती है। पृथ्वी को अपने अक्ष पर घूमने में, एक मान लो मेरा जो पेन है ये देख रहे हो, ये वाली नोक, अगर इसको मैं घुमाऊंगा, ये यहाँ से घूमा ये इतना और फिर घूम के वापिस इतना, मतलब एक पूरा चक्कर अपने अक्ष पे कितना में घुमाए, एक पूरा चक्कर लगाए 23 घंटे 56 मिनट और 4.09 सेकेंड। ठीक है दोस्तों, 23 घंटे 56 मिनट और 4.09 सेकेंड में वो एक अपने अक्ष पे घूमती है, जिसको हम नॉर्मली कह देते हैं कि 24 घंटे में पृथ्वी एक चक्कर लगाती है अपने अक्ष पे। ठीक है, और पूरा अगर मैं बात करूं सूर्य के कितने कितने दिनों में चक्कर लगाती है, सूर्य के चक्कर लगाने में दोस्तों उसको कितना दिन लग जाता है, पूरा 365 दिन 4 घंटे लगते हैं। ठीक है, सूर्य का परिक्रमण करने में उसको 365 दिन और 4 घंटे लगते, तो हम सिर्फ 365 दिन लेके चलते हैं, 4 घंटे को हम अगले 4 सालों तक कैलकुलेट करते जाते हैं, सॉरी 6 घंटे लगते हैं। ठीक है, 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं। फिर हम आगे डिस्कस करते हैं दोस्तों, जो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो उसके जो अपने अक्ष पे घूम रही है तो उसकी गति को हम क्या बोलेंगे, दैनिक गति बोलेंगे। और दैनिक गति में कितना टाइम लेता है वो अपने अक्ष पर वापस आने के लिए, 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड का। और पूरा अपना परिक्रमण काल मतलब जो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूमती है, सूर्य के चारों ओर मैं बात करूं, मान लो ये सूर्य है और ये हमारी पृथ्वी है, तो हमारी पृथ्वी को ये सूर्य के चारों ओर घूमेगी इस टाइप से। ठीक है, और पृथ्वी भी कैसे घूमती है दोस्तों, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। जब पश्चिम से पूर्व की ओर घूमेगी ये अपने अक्ष पे घूमेगी। ठीक है, अपने अक्ष पर ये यहाँ से घूमते जाएगी, तो इसको एक राउंड होने में 24 घंटे लगेंगे। मतलब जब पृथ्वी यहाँ है, मतलब ये जो है मान लो अभी सुबह के 6 बजे हैं, 6 बजे यहाँ पे अभी दिन लगा है, जब ये घूम के वापस ऐसे आएगी शाम के 6 बजेंगे तो आज शाम चालू हो जाएगी, फिर ये घूम के वापस यहाँ आएगा तो फिर दिन, मतलब 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की शाम। ठीक है, और इसी कारण ऋतु परिवर्तन भी होता है जब वो 23 डिग्री 23.5 डिग्री पे झुकी है, इस कारण से। ठीक है, इस प्रकार से इसको एक पूरा चक्कर लगाने में यहाँ से यहाँ तक परवलय पथ में जब एक चक्कर लगाती है सूर्य के चारों ओर पृथ्वी, तो उसको लगता है दोस्तों 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं। ठीक है, 365 दिन होते हैं और 6 घंटे। अगर दोस्तों मैं बात करूं कि हर 4 सालों में 366 दिन का एक साल होता है, जिसे हम लीप ईयर कहते हैं, वो 366 क्यों होता है दोस्तों 366 दिन का, क्योंकि जो 6 घंटे जो हमारे शेष बचते हैं
उसको हम 1, 2, 3 और 4 चौथे साल में हम कैलकुलेट कर लेते हैं, तो 6 इंटू 4 मतलब 24 दिन। तो जो हमारा 365 था उसमें जो 24 घंटे हुए दोस्तों, सॉरी 24 घंटे हैं, 24 घंटे का एक दिन होता तो +1 कर लेते, तो इस प्रकार 366 दिन हो जाता है, जो चौथा साल होता है। और ये भी हमेशा कब होता है, वो चौथा साल का आता है जो 4 से डिजिबल हो, जैसे सन 2000, 2004, 2008, 2012, 2020। दोस्तों इसमें क्या होता है, ठीक है, फरवरी जो है 29 की होती है, जो लीप ईयर होता है उसमें फरवरी 29 की होती है, बाकी दिनों में फरवरी 28 की होती है। आपको ध्यान रखना है, फरवरी का जो माह होता है वो लीप ईयर में 29 दिनों का होता है, और जो नॉर्मल ईयर होते हैं उसमें 28 दिन का होता है। अब मैं पृथ्वी के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम, कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी और उसके घनत्व और उसके त्रिज्या के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। क्या है, देखो ईशन, और मैं यहाँ बना रहा हूँ अब, ठीक है। सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी कितनी है, 14.96 करोड़ किलोमीटर। यहाँ से यहाँ तक की दूरी इतना हो गया, ठीक है दोस्तों। अब मैं बात करूं कि हमारी पृथ्वी की अनुमानित आयु कितनी है। पृथ्वी की जो आयु की बात करूं, पृथ्वी को बने में कितने साल हो गए अभी तक, 4.6 अरब वर्ष। ये हमारे पृथ्वी के निर्माण में अभी तक इतना समय हो चुका है। और सूर्य को कितना हो गया है दोस्तों, हमने पढ़े थे ना, सूर्य को कितना हो गया था 5 अरब, और पृथ्वी को कितना है 4.6। अब हम बात करते हैं आगे कि ये तो पृथ्वी की अनुमानित आयु ये लगभग इतनी हो गई है, जब से पृथ्वी का निर्माण हुआ है तब से कितनी आयु है, 4.6 अरब वर्ष अभी तक पृथ्वी की आयु हो चुकी है। मतलब पृथ्वी का निर्माण 4.6 अरब वर्ष पूर्व हुआ था, तारे से अलग होकर, ठीक है दोस्तों। अगर मैं बात करूं कि संपूर्ण धरातलीय क्षेत्रफल में कितनी है टोटल, अब देखो धरातलीय और जलीय अलग अलग है। टोटल में बात करूं, धरातलीय मतलब ये पूरी पृथ्वी जो है, इस पूरी पृथ्वी जल और थल दोनों को मिला के इसका क्षेत्रफल कितना है दोस्तों, क्षेत्रफल है 51,72,000 स्क्वायर किलोमीटर। ये पूरा क्या है, धरातलीय क्षेत्रफल, धरातलीय क्षेत्रफल। अब धरातलीय क्षेत्रफल 51,72,000 स्क्वायर किलोमीटर है। इसमें कुछ जल है और कुछ थल है। तो मैं थल की बात करूं दोस्तों, यानी थल मतलब भूमि, भूमि वाला क्षेत्रफल कितना है हमारा, भूमि का क्षेत्रफल दोस्तों कितना है 29%। तो 29% इसका कितना हो गया 14,89,00,000 स्क्वायर किलोमीटर। और जल कितना हो गया दोस्तों, जल का क्षेत्रफल कितना है 71%। तो 71% में क्या हो गया 36,11,00,000 स्क्वायर किलोमीटर, जो हमें यहाँ पृथ्वी का हमको क्षेत्रफल मिल गया, एरिया मिल गया टोटल। पूरा पृथ्वी का संपूर्ण एरिया हमने फाइंड कर लिया कि भैया संपूर्ण एरिया 11,72,000 स्क्वायर किलोमीटर है। और भूमि का क्षेत्र कितना है और जल का क्षेत्र कितना है, ये हमने इसमें देख लिया दोस्तों, करोड़ में भी देख लिए कि हाँ भैया परसेंटेज में चलो 29% भूमि क्षेत्र है और 71% जल है। और हमने जब उसको उस भाग में तोड़ा तो इतना हमको फाइंड हो गया, ठीक है। अब मैं पृथ्वी के औसत घनत्व की बात करता हूँ। इसका घनत्व डेंसिटी क्या है, इसके डेंसिटी की बात करता हूँ, घनत्व की बात करता हूँ पृथ्वी की, तो कितनी है 5.52 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ये इसका घनत्व है, इतना डेंस है, इतना हार्ड है कह सकते हो आप, ठीक है। अगर मैं औसत व्यास की बात करूँ, मैं इसको थोड़ा सा रफ करता हूँ, फिर इसका औसत व्यास देखो, ये पृथ्वी। अगर मैं इसका औसत व्यास क्या होता है दोस्तों, औसत व्यास होगा
714 किलोमीटर और इसका औसत व्यास है। ठीक है दोस्तों, अब मैं बात करता हूँ इसका विषुवत रेखीय क्या होता है। विषुवत रेखीय मतलब यहाँ से यहाँ तक का, ये जो है कौन सी रेखा है, विषुवत रेखा 0 डिग्री पे। ठीक है, 0 डिग्री विषुवत रेखा, इसका व्यास कितना है, 12,756 किलोमीटर। ठीक है, और ये जो है दोस्तों यहाँ से यहाँ तक, ये ध्रुवीय व्यास, मतलब ये क्या है, उत्तरी ध्रुव। और ये जो दोस्तों ये क्या है, दक्षिणी ध्रुव, नॉर्थ पोल साउथ पोल। यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी कितनी दोस्तों इनकी, इसको हम बोलते हैं ध्रुवीय व्यास, क्योंकि ये ध्रुवों के बीच का व्यास है। ध्रुवीय व्यास कितना है, 12,714 किलोमीटर। मतलब हम कह सकते हैं कि विषुवतीय व्यास जो है वो ध्रुवीय व्यास से ज्यादा है। ठीक है, सूर्य से औसत दूरी तो हमने देख ली दोस्तों कितनी है, 14,96,00,000। अगर मैं उसको एक्चुअल डिजिट में देखूँ तो कितना होगा, 14,95,97,870 किलोमीटर, ये औसत दूरी हो जाएगी। चंद्रमा से दूरी कितनी है पृथ्वी की, अगर मैं इसको बनाऊं, ये तो चलो हमने व्यास निकाल लिया इसका। ठीक है, अब मैं पृथ्वी बनाऊं, इधर सूर्य बनाऊं, इधर एक छोटा सा चंद्रमा बनाऊं। ये क्या है, हमारा अर्थ है, ये हमारा मून है, और ये हमारा सन है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना मेरा दोस्तों, 14,95,97,870 किलोमीटर, मतलब 14,95,97,870 किलोमीटर। और अर्थ से मून का दूरी, चंद्रमा का दूरी कितना है दोस्तों, 3,84,365। ठीक दोस्तों, मतलब किलोमीटर, 3,84,365 किलोमीटर। आपको ये ध्यान रखना है, दूरी पूछी जाती है। और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते जरूर चलिएगा दोस्तों, आप भूल जाते हैं। ठीक है, ये हमने पढ़ लिए। अब हम बात करते हैं कि पृथ्वी पर, जो पृथ्वी हमारी है, तो पृथ्वी पर जो सर्वाधिक गहरा स्थान कौन सा है। सर्वाधिक गहरा स्थान मतलब निचला स्थान, जहाँ पे गड्ढा हो, जहाँ पे कुछ खाई टाइप हो, तो वो कौन सा है, गहरा स्थान कौन सा है, गहरा स्थान है मेरियाना गर्त। कितनी इसकी गहराई है, 11,033 मीटर इसकी गहराई है। इसी पृथ्वी पे सर्वाधिक ऊंचा स्थान, सर्वाधिक ऊंचा मतलब जिसकी ऊंचाई सर्वाधिक है, सर्वाधिक ऊंचा स्थान कौन सा है, वो है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट, इसकी ऊंचाई कितनी है, 8,850 मीटर। ठीक है, किसी किसी में 50 रहता है, किसी किसी में 48 रहता है। आप तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, दोनों वैलिड है। ठीक है, या तो 50 आता है या तो 48 लिखा आता है, ऐसा नहीं कि 50 भी दे दे और 48 भी दे दे। आपको ध्यान रखना है मीटर पे है। ठीक है, और सबसे ये हो गया। अब हम आगे डिस्कस करते हैं पृथ्वी के बारे में और थोड़ा बहुत जो बचा है हमारा। ठीक है, पृथ्वी का द्रव्यमान देख लेते हैं। ये पृथ्वी है, ये इसका द्रव्यमान कितना है दोस्तों, पृथ्वी का द्रव्यमान होता है 5.9736 × 10⁻14 किलोग्राम पृथ्वी का द्रव्यमान है। ठीक है दोस्तों, अब मैं बात करूं कि पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है, मैं बात करूं अगर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार करना है किसी को, तो उसके लिए उसका वेग कितना होगा। उसका वेग चाहिए हमको पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार करने के लिए 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से उसको पार करना चाहिए। अगर कोई रॉकेट है, ठीक है, तो उसके लिए आवश्यक वेग होगा रॉकेट के लिए 8 किलोमीटर प्रति सेकंड का।
ये गुरुत्वाकर्षण जो क्षेत्र है पृथ्वी का, उससे उसको पार करना है तो उस वेग से जाना होगा, तब वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर जाएगा 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से। ठीक दोस्तों, हमारी पृथ्वी हो गई। अब हम इसके बाद डिस्कस करेंगे अगला ग्रह कौन सा है हमारा पृथ्वी के बाद, मंगल। दोस्तों आपको पता है ना, पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। अब नीला ग्रह इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ सर्वाधिक मात्रा में जल है। ठीक, अब मैं अगला ग्रह बात करता हूँ मंगल। कौन सा ग्रह दोस्तों? मंगल की बात करता हूँ। मार्स ग्रह की बात करता हूँ दोस्तों मैं। तो सूर्य से अगर दूरी की बात करूँ, सूर्य से मार्स तक की दूरी जो है, दूरी में चौथा स्थान है। जैसे हमने बात करे थे पहले, यहाँ पे सूर्य था, बुध, शुक्र, पृथ्वी, ठीक है, और मंगल। यहाँ क्या था? शुक्र, यहाँ थी हमारी पृथ्वी, और यहाँ पे था मंगल, और ये था हमारा बुध। ठीक है दोस्तों, पृथ्वी से शुक्र की दूरी जो है और मंगल की दूरी में कौन सा ज़्यादा पास है वो भी हम देख लेंगे। मंगल की भूमि क्या है दोस्तों? ये जो मंगल ग्रह, यहाँ की भूमि जो है बंजर है। भूमि यहाँ की कैसी है? बंजर है, बंजर जमीन है, क्योंकि यहाँ जल नहीं है। बस एक अनुमान लगाया गया है कि वहाँ जीवन संभव हो सकता है। ठीक है, मंगल यानी पृथ्वी के बाद एक मंगल ही ऐसा ग्रह है जहाँ वैज्ञानिकों को लग रहा है कि यहाँ जीवन संभव है, यहाँ आदमी अपनी ज़िंदगी को सर्वाइव कर सकता है, जी सकता है। मंगल के 2 उपग्रह हैं, जैसे हमारी पृथ्वी का 1 उपग्रह था, ऐसे मंगल के 2 उपग्रह हैं। उपग्रहों की संख्या दोस्तों 2 है, एक है फोबोस और दूसरा है डीमोस। ये 2 उपग्रह मंगल के हैं। ठीक है दोस्तों, और मंगल में ही जो है सबसे ऊंचा पर्वत भी है, विश्व का, ब्रह्मांड का सर्वाधिक ऊंचा पर्वत, ब्रह्मांड का सर्वाधिक ऊंचा पर्वत, क्या नाम है उसका? निक्स ओलंपिया। दोस्तों निक्स ओलंपिया का जो ऊंचाई है एवरेस्ट का, माउंट एवरेस्ट का 3 गुना है। अगर मैं माउंट एवरेस्ट को बोलूं 8,850 मीटर या 48 मीटर है, तो निक्स ओलंपिया उसका 3 गुना अधिक ऊंचाई पे है, अधिक ऊंचा है मतलब धरातल से। ठीक है दोस्तों, ये आपको कुछ फैक्ट है जो ध्यान रखना है। सूर्य की परिक्रमा करने में इसको 600 कितना दिन लगता है? 87 दिन लगता है। मैं अगर डिस्कस करूं, ये हमारा सूर्य है, एक यहाँ बात कर लूँ सन है, और यहाँ पे हमारा मंगल है, मार्स है। इसको यहाँ से यहाँ तक सूर्य का परिक्रमा करने में कितना दिन लगता है? 687 दिन लगता है। जैसे पृथ्वी को 365 दिन 6 घंटे लगते थे, इसी प्रकार से मंगल को 687 दिन लगता है। परंतु अपने अक्ष पे जब ये घूमता है, अपनी धुरी पे घूमता है, तो 24 घंटे 24.6 घंटे लेता है अपने अक्ष पे। मतलब ये भी ईस्ट से वेस्ट वेस्ट से ईस्ट घूमता है, तो इसको भी कितना लगता है? 24.6 घंटे लगते हैं अपने अक्ष पर। अपने अक्ष पर इसको घूमने में, अपने अक्ष पर मतलब अपनी धुरी पे। मैं सामने खड़ा हूँ, मैं अगर यहीं घूमूंगा इसी एक अक्ष पे, तो दोस्तों ये क्या हो गया? मैं अपने अक्ष पे घूम रहा हूँ। ठीक है, मेरी गति कितनी है? मेरे को एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लग रहा है यहाँ से यहाँ तक जाने में? अगर मैं ऐसे करके वापस यहीं पे आऊँगा तो वो मेरी गति हो जाएगी, और गति को मैं एक बार ऐसे घूम जाऊँगा तो कितने टाइम में घूमा? वो मेरे अक्ष पे हो गया। इसी प्रकार मंगल भी है, अपने अक्ष पे 24.6 घंटे पे घूम जाता है। मेरे को 2-3 सेकंड लगेगा, मगर इसको 24.6 घंटे लग रहा है। इसी प्रकार पृथ्वी को भी लगते हैं। ठीक है, 23 घंटे 56 मिनट। अब मैं आगे और बात करता हूँ आगे मंगल के बारे में। ये भी अपने अक्ष पे कितना झुका हुआ है दोस्तों, है ना? अक्ष पे कितना झुका है? 25.19 डिग्री अक्ष पर झुकाव। मंगल की बात करते हैं, मंगल का अक्ष पर झुकाव कितना है? 25.19 डिग्री का झुकाव है मंगल का
अक्ष पर झुकाव कितना है 25.19 डिग्री झुकता है। ठीक है, इस प्रकार से मंगल ग्रह में जो होता है दोस्तों, जैसे हमारे यहाँ 4 ऋतु होती है, मंगल में 2 ही ऋतुएं होती है, या तो सर्दी होगी या तो गर्मी होगी। ठीक है, मंगल में 2 ऋतु है तो 6 महीने की गर्मी होगी। यहाँ पे 6 माह गर्मी के होते हैं मंगल में, और 6 माह की क्या होती है दोस्तों वहाँ पे सर्दी, मतलब बर्फ जमती है। आपको इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, अब आगे हम बढ़ते हैं मंगल पे। मंगल पर सौरमंडल का सर्वाधिक ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया है दोस्तों, हमने पढ़ लिए हैं। अब हम बात करते हैं मंगल का द्रव्यमान कितना है। अब हम उसका कंपेयर करते हैं पृथ्वी के द्रव्यमान से। पृथ्वी के द्रव्यमान से मतलब पृथ्वी के द्रव्यमान का कितना गुना है, ज्यादा है, कितना गुना कम है, हम डिस्कस कर लेते हैं। मंगल का द्रव्यमान, मंगल का द्रव्यमान की बात कर लेते हैं, कितना है पृथ्वी के द्रव्यमान का, कितना है दोस्तों पृथ्वी के द्रव्यमान का 11%। मतलब अगर पृथ्वी के द्रव्यमान को 100 मान लूँ तो मंगल का द्रव्यमान उसका 11% है। ठीक है, अगर मंगल का आयतन की बात करूँ तो मंगल का आयतन जो है वो पृथ्वी के आयतन का कितना होगा, पृथ्वी के आयतन का कितना है दोस्तों 15% है। और अगर मैं बात करूँ मंगल का घनत्व जो है, मंगल का घनत्व पृथ्वी के घनत्व का कितना है, पृथ्वी के घनत्व का 71% है। ठीक है दोस्तों, ये आपको परसेंटेज में पूछ लिया जाता है कि मंगल का घनत्व पृथ्वी के घनत्व का कितना है, कितना परसेंट है, मंगल का आयतन पृथ्वी के आयतन का कितना परसेंट है, ये आपको बेसिक ध्यान रखना है। और मंगल की बात कर रहे हैं, मंगल की जो सूर्य है, मंगल की सूर्य से दूरी कितनी है दोस्तों, औसत दूरी कितनी है मंगल की सूर्य से 22 करोड़ 65 लाख, 22 करोड़ 65 लाख। और दोस्तों यहाँ अगर अर्थ है तो मंगल की अर्थ से दूरी कितनी है दोस्तों, मंगल की अर्थ से दूरी है 5 करोड़ 53 लाख, 5 करोड़ 53 लाख किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, ये अर्थ है हमारी, ये अर्थ, मंगल से अर्थ की दूरी 5 करोड़ 53 लाख है, और मंगल से सूर्य की दूरी 22 करोड़ 62 लाख किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों, अब हमने क्या किया था मंगल पे, तो हमने डिस्कस कर लिए दोस्तों। हमने मंगल पर जीवन संभव है या नहीं खोजने के लिए मंगल की कक्षा में हमने हमारा एक ग्रह पहुंचाया था, उपग्रह पहुंचाया था, सॉरी। ठीक है, इसका नाम हमने दिया था मंगलयान। उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, मंगलयान के बारे में। मंगलयान, इसको हमने बोले थे दोस्तों MOM, MOM भी कहा गया था, मार्स ऑर्बिटर मिशन। मोम को बोला गया किस नाम से, मार्स ऑर्बिटर मिशन। ठीक है दोस्तों, हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं मंगल के बारे में। इसका संचालक कौन था मंगलयान का, मंगलयान को किसने बनाया था, इसका संचालक किसने किया था, वो था इसरो, हमारी स्पेस रिसर्च, ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो, इसरो ने इसको बनाया था। इसके अंडर, इसरो के अंडर ये मंगलयान बना था दोस्तों। मिशन अवधि कितनी थी, कितने महीने में इसको बनाना था, मिशन अवधि थी दोस्तों हमें दी गई थी 6 महीने में, 6 महीने में इसे कंप्लीट करना था। ठीक है, इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना था और लॉन्च करना था। इसकी प्रक्षेपण तिथि क्या थी, किस तारीख को इसको प्रक्षेपित किया गया, प्रक्षेपण तिथि प्रक्षेपित किया गया था दोस्तों 5 नवंबर 2013 को प्रक्षेपित किया गया था। और ये मंगल की कक्षा में कब पहुंचा, मंगल की कक्षा में पहुंचा दोस्तों ये 24 सितंबर 2014 में मंगल की कक्षा में पहुंच गया था। ठीक है,
प्रक्षेपण किया गया था 5 नवंबर 2013 को और मंगल की कक्षा में पहुंचा था 24 सितंबर 2014 को। ठीक है। लॉन्च वजन, मतलब ये जो पूरा हमारा सैटेलाइट था उसका वजन कितना था? इसका वजन था दोस्तों 1337 किलोग्राम। और पेलोड वजन कितना था? कितना पेलोड ले गया था? पेलोड वजन था 13.7 किलोग्राम। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है कि संचालक कौन था, कितनी अवधि के लिए, कितने अवधि में इसको तैयार किया गया था। 6 महीने में इसको बना के कंप्लीट कर दिया गया था। 5 नवंबर 2013 को प्रक्षेपित किया गया था। मंगल में पहुंचा था 24 सितंबर को। कुल सैटेलाइट का वजन था 1337। पेलोड कितना था? 13.7। अब देखते हैं हम किस यान पे इसको लेके गया था, है ना। इसको वहां तक किसके थ्रू ले गया था? किस प्रक्षेपण यान के थ्रू ले गया था? प्रक्षेपण यान कौन सा दोस्तों? प्रक्षेपण यान, इसको हम बोलते हैं दोस्तों हमारे शब्दों में रॉकेट। ठीक है, वो था PSLV C-25। इस प्रक्षेपण यान का नाम था PSLV C-25। देखो हमारे यहाँ अलग अलग है, GSLV, PSLV, हाँ, पोलार सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल कहते हैं इसको। क्या है? पोलार सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, इसका फुल फॉर्म है PSLV का। ठीक है दोस्तों। और C-25 है उसका कोई वो है एड्रेस, मतलब जिस कौन से नंबर का है वो आगे बढ़ते जाता है। ठीक। और प्रक्षेपण स्थल क्या है दोस्तों? कहाँ से प्रक्षेपित किया गया था इसको? प्रक्षेपण स्थल है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा। कहाँ है? श्रीहरिकोटा। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसको प्रक्षेपित किया गया था। हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी जो है चौथा देश था जो मंगल पर पहुंचा। पहला देश भी है जो पहले प्रयास में ही पहुंच गया, जिसको बार बार मेहनत नहीं करनी पड़ी वहां पहुंचने में। कई देशों ने बार बार मेहनत करिया, जैसे चीन हुआ, जापान हुआ, अनेकों बार इनने मेहनत की मगर कभी नहीं पहुंचा। मगर हमारा भारत ऐसा देश है जिसने पहले ही प्रयास में मंगल पर हमारा सैटेलाइट पहुंचा दिया था। कुछ और देश थे जिन्होंने भी वहाँ पहुँचाया मगर ये भी पहले प्रयास में नहीं पहुँचा पाए थे। इनको भी कई टाइम असफल हुए हैं और उसके बाद पहुँचे हैं। दोस्तों जिंदगी ऐसी ही है, कुछ पहली बार में सफल हो जाते हैं और किन्हीं को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है। जैसे जो बाद में पहुँचे, मतलब जो पहले पहुँच गए थे मगर पहले प्रयास में नहीं पहुँचे थे। देखते हम भारत से पहले कौन कौन वहाँ पहुँच गए थे। सोवियत संघ पहुँच गया था। ठीक है। नासा पहुँच गया था। नासा अमेरिका की एजेंसी है। और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। ठीक है दोस्तों, ये 3 एजेंसियां जो है वो हमारे इसरो से पहले ही मंगल पर पहुंच चुकी थी। मगर हमारा जो इसरो है वो एक ऐसा था जिसने पहले प्रयास में हमको मंगल तक पहुंचा दिया था। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, सब जरूरी है। दोस्तों ज़िंदगी भी इसी टाइप से चलती है, कुछ पहले प्रयास से सफल हो जाते हैं, किसी को बहुत समय लगता है। मगर दोस्तों हारना नहीं। देखो हार मानोगे तो पछताओगे आप ही। तो दोस्तों आप लगे रहिए, कंटिन्यू पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। अगर एक एग्ज़ाम में सफल नहीं हुए तो ये मत सोचना कि नहीं मैं नहीं हो पाऊँगा। भरोसा रखिए अपने आप पे। ठीक है। और पढ़ाई करते रहिएगा, ध्यान दीजिए। और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन को दोस्तों ज़रूर दबाइएगा। धन्यवाद।